नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज से आपके लिए इतिहास लेकर आ रहा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आपके आर ओ या फिर आपका बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2000 आपके 24 के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेनली जो फोकस यहाँ पर जो किया जाएगा, मैंने बताया इन एग्जाम्स को किया जाएगा, या फिर अगर कोई और भी अदर स्टेट एग्जाम दे रहा है, अगर आप यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तो आपका डेफिनेटली हिस्ट्री से कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कॉन्सेप्ट पर मैं बात करूं, ठीक है, और फैक्ट को भी साथ में हम याद करते चलें। तो कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो बड़े आराम से फिर इजीली आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आप देखेंगे, मैंने बताया मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आपका देखेंगे कि आर ओ में बहुत ही एक मेजर टॉपिक है। ठीक है, और इसमें बोलते हैं, देखिए आप, ये यूरोपियंस का आगमन वगैरह यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, यूरोपियंस का आगमन हुआ, ठीक है, तो आप यूरोपियंस का आगमन पर ही मेरी आज ये फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, कैसे हुआ इसकी थोड़ी सी कहानी को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में भी आए, और ये मैंने मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। कहानी क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, कैसे आगमन हुआ, क्यों भारत आए ये लोग, ठीक है, इसके पीछे का क्या मतलब फैक्टर्स क्या हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो कि यूरोपियंस को भारत की तरफ आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कौन सी ऐसी कमजोर चीजें हो रही हैं, कैसा घटनाएं घट रही हैं भारत में जो उनको और ज्यादा एक उत्प्रेरक का काम कर रही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आज बता दिया है आपको। तो आज से आपको एक पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इतिहास का आप देखेंगे कि पूरा इतिहास कराया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा हिस्ट्री यहीं से। ठीक है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्त, आप देखेंगे ये मॉडर्न हिस्ट्री है और भारत में यूरोपियन का आगमन यानी कि अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। कहानी जरा दोस्तों ये है, आप यहां पर देखेंगे ये वर्ल्ड मैप मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली भारत, यूरोपियंस ने सुना था कि भारत सोने की चिड़िया है। ठीक है, तो सोने की चिड़िया का मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो बहुत ही धनवान एक देश है और भारत की जो इकोनॉमी है बहुत अच्छी है। अंग्रेजों ने ऐसा सुना था। तो एक्चुअली जो यूरोपियंस थे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये जो यूरोपियन आप देखेंगे ये सारा का सारा, ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये यूरोप है। तो यूरोप वाले जो थे वो पहले से भारत के बारे में बहुत सारे, जितने भी जो यात्री, समुद्री यात्री हुआ करते थे, उनके बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने सुन रखी थी। तो हुआ ये, आप देखेंगे कि आप यहां पर देखिए कि पहले जो यूरोप था, ये लोग यहां पर जमीन के रास्ते से होते हुए और एशिया में और भारत पर, भारत एशिया से और भारत से, यानी कि क्या करते थे, आपका ट्रेड करा करते थे। ठीक है, लैंड रूट के रास्ते, कैसे, जमीनी रास्ते से ये यहां पर क्या करते थे। बट होता क्या है, आगे चल के ओटोमन साम्राज्य, आपने सुना होगा, टर्की, यहां पर देखेंगे टर्की, जो कि एशिया और यूरोप के सीमा पर पड़ता है, लगभग तो एशिया में ही पड़ता है। तो दोस्तों ये जो टर्की था, वहां पर ओटोमन साम्राज्य स्टेब्लिश होता है। ठीक है, और ओटोमन साम्राज्य जो था वो एक मुस्लिम साम्राज्य था। तो जो जमीन के रास्ते अंग्रेज या फिर जो यूरोपियंस थे वो जो व्यापार करते थे उसको ब्लॉक कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो जमीन के रास्ते से इस तरफ जाते थे इसको ब्लॉक कर दिया गया, किसके द्वारा, टर्की द्वारा। ठीक है, यानी कि टर्की में क्या हो गया था, ओटोमन साम्राज्य की स्थापना। तो यहां पर क्या हुआ था, टर्की में ओटोमन साम्राज्य की स्थापना। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर क्या होता, ओटोमन राज्य, ओटोमन साम्राज्य अर्थात ओटोमन एम्पायर। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था, और ये जो एम्पायर है ये एक मुस्लिम मुस्लिम साम्राज्य था। ठीक है जी, मुस्लिम एम्पायर हुआ करता था। तो मैंने बताया कि इन्होंने जैसे ही ओटोमन साम्राज्य इस्टेब्लिश हुआ, तो जो आपके यूरोपियंस थे जो भारत से व्यापार करते थे, उनका जमीन वाला जो रास्ता था वो ब्लॉक हो गया। क्लियर? अच्छा, एक चीज समझिएगा, ये आप जो देख रहे हैं, ठीक है,
ये है आपका यूराल पर्वत। ये क्या है? यूराल पर्वत। आप देखेंगे कि यूरोप को, यहां पर आप देखेंगे कि यूरोप को, इस यूरोप को और एशिया को मिलाकर बनते हैं यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरोप को और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बोलते हैं। तो जो यूराल पर्वत है वो यूरोप को और एशिया को अलग करता है, यूरोप को एशिया को अलग करता है। तो ये जो पर्वत है इसको आपको याद रखना है, ये पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। इस पर्वत का नाम आपको याद रखना है, ये पर्वत है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यानी कि यूराल माउंटेन। तो आप देखेंगे इसके ही, आप देखिएगा यहीं पर मैंने बताया कि क्या था, तो इस तरफ आप देखेंगे तो ये यूरोप मैंने बता रखा है, इस तरफ एशिया है। तो यहां पर देख लीजिए ये टर्की था और टर्की में ऑटोमन साम्राज्य स्टेब्लिश हुआ और जो जमीन वाला रास्ता था वो ब्लॉक हो गया। अब देखिए, जो आपने सुना होगा कि अगर आप, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक बार किसी चीज का स्वाद चख लेता है तो फिर वो उसको आसानी से नहीं छोड़ पाता, और अगर वो उसे अच्छी लग जाए तो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि भाई आपने सुना होगा कि फ्रांस में क्रांति हुआ था, नेपोलियन ने उनको क्या किया, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा दिया, और फिर बाद में जाके नेपोलियन ही उसके जो क्रांति के जो आपके आप कहेंगे कि क्रांति जो उद्देश्य थे या आदर्श थे उन्हीं को बदल दिया। तो लोग आप पीछे नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने आजादी स्वतंत्रता समानता का स्वाद चख लिया है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अर्थात जब एक बार वो भारत से इतना ज्यादा, मतलब उनको बहुत ज्यादा क्या होता था, व्यापार जो करते थे तो उसको बहुत ज्यादा क्या होता था, आपका फायदा होता था, यानी कि यूरोपियंस को। लगभग आप देखेंगे तो ये लोग यहां से 1 रुपए की सीट लेके जा रहे हैं तो वहां पर 60 गुना इनको क्या हो रहा था, व्यापार। आप देखेंगे कि इनको लाभ होता था, ठीक है जी। 60 गुना क्या हो रहा है यहां पर, बेनिफिट। तो 60 गुना लगभग बेनिफिट हुआ करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यूरोपियंस जो हैं वो हर हाल में भारत से क्या करना चाहेंगे, आपका व्यापार करना चाहेंगे। अच्छा चलिए, ये बात ठीक है। अब आगे क्या होता है, क्योंकि लैंड रूट जो था, जो जमीन वाला जो रास्ता था वो तो बंद हो गया है, ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। इस तरफ से तो बढ़ने नहीं देगा भाई आपको, इस तरफ से तो रोक दिया गया है, ब्लॉक कर दिया है टर्की ने। तो एक्चुअली अब भारत के लिए क्या होता है, समुद्री रास्ते की खोज के लिए प्रयास किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि समुद्री रास्ते की खोज हो जाए, क्योंकि भारत को नहीं जानते थे, ठीक है, समुद्री रास्ते की कैसे जाया जाए। तो इसके लिए आप देखेंगे सबसे पहले एक व्यक्ति, आप देखिए यहां पर मैंने यहां पर बनाया हुआ, जैसे ये यूरोप है तो इस तरफ देखेंगे, यूरोप में ही आप देखेंगे कि यहां पर ये स्पेन है, इसकी इस तरफ पुर्तगाल है, ठीक है जी। और आप देखेंगे उसके ऊपर है ये वाला फ्रांस, ये देखिए यहाँ पर फ्रांस है, उससे ऊपर है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जहां पर इंग्लैंड भी है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये है आपका इटली। क्या है ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका इटली। चलिए इसको भी मैं कहीं लिख देता हूं, ये वाला जो दिख रहा है ये है आपका स्पेन के ऊपर जो है, ठीक है, ये इटली है। तो ये क्या है, इटली। चलिए यहां पर लिख लेते हैं इटली। इटली और स्पेन मतलब आप देखेंगे तो पास पास में है। तो इटली से फर्स्ट टाइम एक व्यक्ति समुद्री रास्ते की खोज के लिए निकलता है भारत की, ठीक है। इस व्यक्ति का नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। इस व्यक्ति का नाम है कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये फर्स्ट पर्सन है। क्या है ये, फर्स्ट पर्सन, प्रथम व्यक्ति है जो कि भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज पर निकला, ठीक है। प्रथम व्यक्ति है जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। चलिए, ये क्या है, पहला व्यक्ति कैसा है, जो भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज के लिए निकला, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसा पहला व्यक्ति जो भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज के लिए
निकला। चलिए, अब ये जो व्यक्ति है वहां से निकल गया कि भी ठीक है, कहां से चला आप देखेंगे, ये इटली से चला। कहां का है ये? इटली का रहने वाला। अब देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको अलग कलर से दिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहां से आता है इटली से, क्रिस्टोफर कोलंबस, और इस प्रकार ये आता है, ठीक है, यहां से आता है और ये सबसे पहले दोस्तों ये पहुंच जाता है एक यहां इस जगह पर, आप देख लीजिए, ठीक है, यानी कि जो भी आप वर्तमान में लैटिन अमेरिका वाला जो मैक्सिको के आसपास का जो एरिया देखते हैं, यहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि ये इंडिया को खोजने के लिए निकला था। तो वो जाके देखता है कि भाई ये इंडिया तो है नहीं, ठीक है, लेकिन इंडिया इसका नाम रख देता, वो इंडिया के नाम पर ही, ठीक है, इसका नाम रख देता क्योंकि ये इंडिया के, तो और जाके देखता है ये तो भाई वेस्ट में है, ठीक है, तो इसका नाम रख देता है वो वेस्ट इंडीज। इसका नाम क्या रखता है? वेस्ट इंडीज। तो यहां पर आप देखेंगे इसका क्या बोल दिया, ये फर्स्ट बार जो आया है, फर्स्ट टाइम, इसका नाम रख दिया इसने वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, इंडीज, वेस्ट इंडीज, ये फर्स्ट टाइम की बात है। कब आया ये? तो ये आपको याद रखना 1492 में आया था ये, ठीक है जी, ये बात भी याद रखना है 1492। लेकिन अब इसको संतुष्टि तो मिली नहीं, क्योंकि ये भारत तो पहुंचा नहीं है, जाके कहां पहुंच गया, इस तरफ आप देखेंगे कि यहां पर अटलांटिक ओशियन होते हुए ये यहां पर पहुंच जाता है और ये वेस्ट इंडीज इसका नाम रखता है। लेकिन ये व्यक्ति शांत बैठने वालों में से नहीं था दोस्तों, ठीक है, ये फिर से निकलता है, ये फिर से एक बार फिर से जाता है कि चलिए फिर से खोजते हैं। अब की बार ये फिर से निकलता है यहीं से, ठीक है, तो आप देखेंगे ये फिर से आता है और ये आपका इस तरफ इस बार ये पहुंच जाता है यहां पर, ठीक है, यानी कि आज अभी जो वर्तमान में आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देख रहे हैं यहां पर पहुंच जाता है। क्योंकि इसे कुछ पता नहीं था, ये एकदम बैरन लैंड हुआ करता था, इसके बारे में कोई लोग नहीं जानते थे ज्यादा लोग, तो इसलिए इसके लिए एक नई दुनिया थी, तो इसका नाम रखता है वो उस टाइम पर, क्योंकि इसके लिए ये क्या है, एक नई दुनिया है, ये नई दुनिया, नई दुनिया, नई दुनिया अर्थात न्यू वर्ल्ड, ठीक है, इसके लिए क्योंकि वो नई दुनिया थी तो ये नई नई दुनिया इसका नाम रख दिया गया। यानी कि ये कब की बात है, ये आपका, ये भी आप देखेंगे कब पहुंचा ये, तो आप देखेंगे ये वाली जो मैं बात बता रहा हूं ये भी 1492 की बात है, जब आप बोलते हो कि अमेरिका की खोज की क्रिस्टोफर कोलंबस ने, तो ये उसी टाइम पे पहुंचा था। अच्छा, क्योंकि अभी भी इसको भारत तो नहीं मिला है, इस बार इसने नया एक मतलब एक जगह खोजी है जिसका नाम इसने रख दिया है नई दुनिया, है ना। इस बार ये क्या हुआ, सेकंड टाइम की बात है, लेकिन उसने फिर भी प्रयास नहीं छोड़ा और वो फिर से आगे बढ़ता है और इस बार वो फिर से नई जगह पहुंचता है। तो आप देखेंगे कि इस बार अब वो फिर से निकलता है क्रिस्टोफर कोलंबस, और देखिएगा तो आप देखेंगे इस बार ये पहुंच जाता है, आप अभी जो वर्तमान में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो देख रहे हैं इस पर पहुंच जाता है, क्योंकि ये उस टाइम पे ये भी, इसको भी लोग नहीं जानते थे, ठीक है, इसीलिए इसका भी नाम वो, इसके लिए ये, उसके लिए ये भी क्या थी, एक नई दुनिया, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इसने देखा कि भाई आप पहले वो नॉर्थ में गया था, अब वो साउथ में आया है, तो क्योंकि उसे कोई कंफ्यूजन ना हो और किसी को कोई आगे से मतलब कोई डाउट ना हो, इसलिए इसने क्या किया, इसका सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि ये नॉर्थ में पड़ता था, ठीक है, तो इसका नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। कोई डाउट? तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। और ये वाला जो थर्ड टाइम जो आया इसका नाम रख दिया, इस तरफ देखेंगे नई दुनिया को, ये इसका नाम रख दिया, दक्षिण में पड़ता था तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, चलिए इधर लिख देते हैं, इस तरफ दक्षिण अमेरिका। तो इसने कुल मिलाकर 3 बार प्रयास करा, ये कब आया, ये भी आपका 1492 की बात है, ठीक है जी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ये अंततः भारत पहुंचने में असफल रहा, फेलियर रहा और ये पहुंच नहीं सका, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा
ये तो फर्स्ट पर्सन है जो कि निकला था भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए, लेकिन अपने मकसद में नाकामयाब रहा। लेकिन इसकी वजह से एक तो अमेरिका की खोज हुई, दोनों ही अमेरिका आप देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि भारत के बारे में तो बहुत जितने भी यूरोपवासी थे, ठीक है, सभी ने क्या है सुन रखा था कि भारत से कितना लाभ होता है, ठीक है। तो इसके लिए अब एक व्यक्ति जो आप देख रहे हैं यहां पर देखिएगा, ये आपका इंग्लैंड है, मैंने बताया। यहां पर आप देखेंगे कि ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जिसको मैंने बोला ब्रिटेन भी, ठीक है। इसके नीचे फ्रांस है, और फिर आप देखेंगे स्पेन के साइड में बिल्कुल यहां पर ये है पुर्तगाल, ठीक है। तो पुर्तगाल यानी कि जिसको आप पुर्तगीज कहते हो, ठीक है, जो कि भारत में सबसे पहले यूरोपियंस के रूप में भारत में सबसे पहले आए थे, और सबसे लास्ट में आपको देखेंगे कि 1961 में जाके गोवा को रिलीज किया स्वतंत्रता के भी लगभग 10-15 साल बाद, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो पुर्तगाली है, यहां से एक व्यक्ति चलता है, ठीक है, समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए। यहां से पुर्तगाल से एक व्यक्ति चलता है। इस बार आप देखेंगे, इसको मैं इस तरह बना देता हूं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले वो आता है इस प्रकार, ये साथ साथ इसमें देखेंगे अटलांटिक ओशियन में आता रहा, ठीक है। फिर इसके साथ साथ चलता रहा हुआ कुल इसके, ठीक है, यानी कि जो आपका तट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, भैया आप देखिए ये वाला जो है आपका अफ्रीका है ना, ये तो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ साथ ये चलता रहा, और सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो देख रहे हो आप अफ्रीका का, जो कि एक इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के सींग की तरह है। तो सबसे पहले वो पहुंचा, यहां पर देखिएगा, तो इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो अफ्रीका का ये वाला जो आप देख रहे हैं हिस्सा, इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पहुंचता है प्यारे दोस्त ये, फिर इसी प्रकार वो तट के रास्ते चलता रहता है, और फिर देखेंगे कि ये है आपका दक्षिण, ये जो नीचे देख रहे हैं आप, अफ्रीका के जो सबसे साउथ में है उसको बोलते हैं, वो एक देश है। अफ्रीका तो एक कॉन्टिनेंट है, उसमें लगभग काफी देश है, ठीक है। तो उसमें से एक देश है, नीचे के देखेंगे तो इसको बोलते हैं आप, यहाँ पर ये वाला जो देश है इसको क्या कहेंगे, दक्षिण, यहाँ पर जो कहेंगे इसको, ये वाला जो है इसको कहेंगे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, तो दक्षिण अफ्रीका में जो आप नीचे देख रहे हैं इसको कहा जाता है प्यारे दोस्त, ये वाला, इसको बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप, यानी कि इसको क्या कहेंगे, कैप ऑफ गुड होप। चलिए इसको भी मैं काट के इस तरफ लिखता हूं ताकि आप समझते रहें, कैप, कैप ऑफ गुड होप, गुड होप। आशा अंतरीप इसको क्या कहते हैं आप हिंदी में, आशा अंतरीप कहते हैं प्यारे दोस्त। आशा अंतरीप पहुंच जाता है, और इसके बाद वो तट के सहारे वो चलता रहता है, इस प्रकार वो इसके अफ्रीका के तट के साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका यहां पर देखिए, ठीक है, ये आपका यहां पर आ जाता है हिंद, इंडियन ओशियन हो गया ये, इंडियन ओशियन। और इस तरफ इंडियन ओशियन में आप देखिएगा ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया आएगा, ठीक है। इस तरफ है अरेबियन सी, ये क्या है, अरेबियन सी, ठीक है जी। तो आप यहां से ये इस प्रकार पहुंच जाता है कालीकट के तट पर, कोझिकोड, ठीक है। कहां पहुंचता है, कालीकट तट। तो कई बार, तो पहली बात तो ये है कि पूछ देता है कि वास्को डिगामा का रूट क्या है, ठीक है जी। और समुद्री रास्ते की खोज करने वाला ये पहला व्यक्ति है जिसने समुद्री रास्ते की खोज की, लेकिन समुद्री रास्ते की खोज के लिए निकला वो सेकंड पर्सन है। तो ये बात, पहली बात तो यहाँ पर, ये फर्स्ट के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ये है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है, तो ये है वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, और ये कहां से गया है, पुर्तगाल से निकला है प्यारे दोस्त। और ये कौन है जो समुद्री रास्ते की खोज के लिए निकला है, ऐसा
क्या है, दूसरा व्यक्ति है, लेकिन भारत के लिए समुद्री रास्ते की, या कई बार बोल दिया जाता है भारत की खोज, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसी व्यक्ति ने की थी, और ये कब आया, तो आप कहेंगे भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज कर दी, खोज की। तो दोस्तों ये कब आया था, ठीक है, ये आपका आया था 1400, आपको याद रखना यहां पर 1498 में ये भारत में पहुंचा था दोस्तों, 1498 में ये भारत में पहुंचा था। तो ये आपको याद रखना है। इसका रूट क्या है, तो सबसे पहले मैंने बताया, आप देखेंगे ये क्या है आपका, इस तरफ आप देखिएगा तो ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के जो बीच में है, ठीक है, ये क्या है, अटलांटिक महासागर। तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर के तट, यानी कि जो तट पर पड़ता है, आप देखिएगा पुर्तगाल, वहां से चलता है ये व्यक्ति, और फिर आता है कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, फिर आता है आपका ये जो अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, और कैप ऑफ गुड होप के, यानी कि अफ्रीका के तट के सहारे सहारे चलता है, फिर पहुंचता है ये कैप ऑफ गुड होप, पहले यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका पहुंचता है, फिर कैप ऑफ गुड होप, और फिर पहुंच जाता है आपका, आप देखिएगा यहाँ पर, तो वो पहुंच जाता है कोझिकोड। ये क्या है, कालीकट तट, भारत में कालीकट तट। हालांकि इसमें इसकी कोई कुछ लोग मदद भी करते हैं, ठीक है। तो ये आखिरकार यहाँ पर भारत में पहुंच जाता है, जिसका नाम है कालीकट। कहां पहुंचता है ये, तो ये पहुंचता है कालीकट तट। इस तरफ मैं लिख देता हूं कालीकट, कालीकट तट, कालीकट कोस्ट, ठीक है जी, केरल में है। कालीकट कोस्ट कहां पर है, केरल में। तो यहां पर पहुंच जाता है, और उस टाइम पर यहाँ के राजा थे जमोरिन, ये भी आप कई बार पूछना है। तो यहाँ के जो लोकल राजा थे, स्थानीय राजा, स्थानीय शासक, इनका नाम था जमोरिन। जमोरिन, तो प्यारे दोस्त जमोरिन ने इनका स्वागत किया, वेलकम, क्या क्या था, स्वागत, इनका वेलकम किया, ठीक है जी। और फिर यहां से काफी, ये क्या नाम है आपका, सामान लेके गए, मसाले लेके गए, ठीक है, और काफी इन्होंने आपका फायदा यानी कि लाभ कमाया। और फिर ये इसके बाद एक बार फिर से आए थे, ठीक है, 1500 के आसपास, तो फिर ये बाद में आए, ठीक है। तो इसका मतलब है भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज कैसे हुई। तो प्यारे दोस्तों ये मैं सारा का सारा आपको बता चुका हूँ, इस पे पूरी की सारी कहानी मैंने बताया कैसे हुआ, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये एक एक बात को ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक बात को समझिए, मैंने यहाँ पर एक तो ये यूरोप का पूरे के पूरे वर्ल्ड का मैप बनाया है, जिसपे आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, सारा का सारा, ठीक है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। लेकिन दोस्तों इस तरफ मैंने कुछ और चीजों को भी बताया है, जैसे भारत का नक्शा बताया, ठीक है। और भारत के नक्शा में मैंने क्या है, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, यहाँ पर आखिर क्या है। मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आपको बताया कि भारत में, आप देखिएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 में, बाबर जब यहां पर आता है, और 1526 से आपका 1707 तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु जब होती है 1707 में, तब तक इनका लगभग शासन रहा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो आपका साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, क्योंकि बहुत बड़ा क्या था, एम्पायर था, उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग शासक नहीं आया। तो औरंगजेब के बाद कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग शासक रहा नहीं, तो उसकी वजह से मुगलों का पतन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, औरंगजेब की डेथ के बाद, ठीक है जी। अब एक्चुअली जो राज्य मुगलों के अधीन रहते थे, ठीक है, उनमें भी दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे। एक को बोलते थे सहयोगी राज्य, और एक को बोलते थे प्रतिस्पर्धी राज्य। जैसे कि आप देखेंगे भी पंजाब, ये मराठा हो गए, ठीक है, जो हमेशा उनसे आप देखेंगे यहाँ पर हैदराबाद, या फिर आपने मैसूर का नाम सुना हो। तो ये दोस्तों जो हमेशा उनसे लड़ते रहते थे, एक तो ऐसे ही थे मुगलों के साथ, और एक दूसरे थे जो सहयोगी राज्य थे, जो इनकी अधीनता स्वीकार करते थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, उसके बाद जो लोकल रूलर हुआ करते थे, उन्होंने
मुगल बादशाह जो बाद में आए और औरंगजेब के बाद में आए, उनको अपना राजा मानने से इनकार कर दिया और अपने आप को वो स्वतंत्र घोषित करने लगे। ठीक है, स्वतंत्र घोषित करने लगे। अच्छा, जैसे ये वाला मैप मुगलों के बाद का, इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जांपल, मेरे प्यारे दोस्त यहां पर देखिएगा पंजाब, तो पंजाब क्या आपने सुना होगा रणजीत सिंह के बारे में। ठीक है, तो आप वहां पर देखेंगे, पढ़ेंगे हम। सिंध है, ठीक है, सिंध हो गया इस तरफ। ठीक है, इसके नीचे है राजपूताना, राजपूताना स्टेट। ठीक है, उसके बाद अवध है, इधर अवध हो गया। इसके आप देखेंगे कि नीचे बंगाल हो गया, नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, ये सारे के सारे आपने पढ़ा, इनके बारे में हमें पढ़ना है, नवाब। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे यहां पर देखिए मद्रास हो गया। ठीक है, बॉम्बे हो गया, बॉम्बे यानी कि वैसे तो कह मारा, ये सबसे बड़ा जो था, यानी कि मुगलों के पतन के बाद जो क्षेत्रीय राज्य बोलते हैं इनको, क्षेत्रीय राज्यों का जो उदय हुआ, उसमें सबसे बड़ी पावर के रूप में जो उभरा वो था मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा परिसंघ भी बोल देते हैं इसको। तो मराठा साम्राज्य आप देख रहे हैं ना कितने बड़े में फैला हुआ है, लेकिन ये भी छोटे छोटे राज्य थे जो कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। अब ध्यान से समझना। अब दूसरी बात, इसको आप समझ गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो मुगल बादशाह है, इसके बाद औरंगजेब के बाद जो भी आए, उनको ये राजा मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को ये राजा घोषित करते हैं और अपना शासन चलाते हैं। चलिए, अब इधर लिखा हुआ है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं प्यारे दोस्तों कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, मैं अब यहां पर अंग्रेज की बात कर रहा हूं, अभी पुर्तगाल की बात नहीं कर रहा प्यारे दोस्त। पुर्तगाल, अब जैसे मैंने बताया, देखो यहां पर जब समुद्री रास्ते की खोज हो गई तो सभी को पता चल गया ना, फिर तो पुर्तगाली भी आए, स्पेनिश भी आए, डेनिश भी आए, डेनमार्क भी आए, ठीक है। आप देखेंगे कि और भी लोग आए, हॉलैंड वासी भी आए, फ्रेंच भी आए, सभी लोग आएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब यहां पर, क्योंकि अब तो रास्ते को जान चुके हैं, है ना, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत में अगर अंग्रेज तीसरी शक्ति थे, ठीक है भाई, डच के बाद पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए, इसके बाद डच आए, ठीक है जी, देन इसके बाद पुर्तगाली, ये आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स तो तीसरी शक्ति है ना जो भारत में आए हैं, अंग्रेज यानी यूरोपियन के रूप में। पहली शक्ति तो आप देखेंगे पुर्तगाली है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि हम जो हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास है भाई, वो तो हम अंग्रेजों का इतिहास पढ़ते हैं ना, अंग्रेजों का मतलब है, अर्थात मैं कह रहा हूं कि ब्रिटिश इतिहास ही पढ़ते हैं ना, क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर राज किया लगभग 200-250 साल, तो उन्हीं का इतिहास है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहां पर ये कह रहा हूं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, अर्थात ब्रिटेन ने भारत को किस प्रकार जीता या कैसे जीता, क्या प्रक्रिया है। तो प्यारे दोस्त आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं ये है भारत। आप एक मिनट के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। ये मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है, ये जो खाली स्थान है ये भारत है, यहां पर ब्रिटेन को फिट होना है। तो आप एक बात बताइए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। दो चीजें हैं जो इसके लिए सबसे बड़ी हर्डल कौन है, अब इसमें हर्डल कौन है। एक तो यहां पर जो यूरोपियन शक्ति है, जैसे कि पुर्तगाल है, फ्रांस है, डच है, डेनिश है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या इसके लिए हर्डल है ब्रिटेन के लिए। यानी कि ब्रिटेन अगर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है या साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, तो सबसे पहले जो अन्य यूरोपियन शक्तियां हैं, अदर यूरोपियन पावर्स, लाइक मैंने बताया पुर्तगीज हो गया, डेनिश हो गए, ठीक है, आप देखेंगे कि डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, इनको भगाना पड़ेगा एक एक करके। तो दोस्तों मैंने बताया यूरोपियन पावर्स को एक एक करके निकालना पड़ेगा, यहां स्टेब्लिश होना है ना, ठीक है, ये जो मैप क्या दिखा रहा है, यहां पे स्टेब्लिश होना, ये अभी अलग है। अच्छा, दूसरी क्या हर्डल है भाई, दूसरे हैं आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आप इसको देखेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है प्रिंसली स्टेट, इसको प्रिंसली स्टेट ना लिखकर आप कह सकते हैं रीजनल स्टेट। क्या कह सकते हैं इसको, रीजनल स्टेट, यानी कि क्षेत्रीय, रीजनल स्टेट या फिर प्रिंसली स्टेट भी बोल लीजिए, क्षेत्रीय राज्य। जैसे कि मैंने बताया, अब जब वो आएंगे तो बंगाल का नवाब, ऑब्वियस सी बात है कि उनसे लड़ाई करना पड़ेगा, अवध से लड़ाई करना पड़ेगा, जो मैंने बताया अभी आपको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया है, ठीक है, दिल्ली से भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है, सिंध से लड़ना पड़ेगा, बंगाल से लड़ना पड़ेगा, मराठों से लड़ना पड़ेगा, राजपूतों से लड़ना पड़ेगा। तो सभी को, तभी तो आप कर पाओगे भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना कर पाओगे। कब कर पाओगे, जब आप एक एक करके पहले तो जो यूरोपियन पावर्स हैं उनको भगा दो, और फिर जो रीजनल पावर्स हैं या फिर रीजनल स्टेट्स हैं, एक एक करके उनको हरा दें। अच्छा, तो चलिए ये हराते हैं भाई, तो कैसे ये
क्रोनोलॉजी होती है, हम एक एक करके क्रोनोलॉजी के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा कि भाई यूरोपियन पावर्स को कैसे भगाया इन्होंने। तो सबसे पहली पावर कौन आया? पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों को कैसे भगाया? दूसरे पर डेनिस आए, तो हम दूसरे पर पढ़ेंगे अराइवल ऑफ डेनिस, क्या बोलेंगे, अराइवल ऑफ डच, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आए उनको, ठीक है। तो सारा का सारा एक एक करके हम क्रोनोलॉजिकल रूप में इसको पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको मेथड समझा रहा हूं। अच्छा, फिर इसके साथ ये जैसे बंगाल को हराएंगे, सबसे पहले बंगाल हो गया, ठीक है। ये रीजनल स्टेट्स को हराएंगे एक एक करके, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम होगा। अच्छा, इनको यहाँ पर दूसरा सिस्टम देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मेथड्स बाय ब्रिटिश टू कॉन्क्वेस्ट इंडिया, यानी कि अंग्रेजों का भारत को जीतने का मेथड क्या था, कैसे वो, मतलब मेथड का, कौन से मेथड का यूज करते थे। तो दोस्तों इनके मेथड को कहा जाता है WTW, अर्थात मेरे प्यारे दोस्त वॉर ट्रीटी वॉर। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले ये क्या करते थे, भारतीय राज्यों के साथ ये करते थे, जिनको मैं रीजनल पावर्स बोल रहा हूं, उनके साथ कैसे अपनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक युद्ध करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। जैसे मान लीजिए बंगाल पर फर्स्ट टाइम पहले युद्ध किया, ठीक है। और जब बंगाल पर फर्स्ट टाइम युद्ध किया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उसको विलय करना नहीं है, इसका उद्देश्य पहली बार अपने साम्राज्य में मर्ज करना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा एरिया पहले हड़प लिया है, लेकिन अब मान लीजिए बंगाल को हड़पना है, तो वो पहले क्या करेंगे, तो पहली बार में जब वार करेंगे तो उनका उद्देश्य बंगाल को साम्राज्य में विलय करना नहीं है। वो क्या करना चाहते हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइम में अपना जो दुश्मन राज्य है, जिसके साथ मतलब इन्होंने अटैक किया है, उसको कमजोर करना है, ठीक है। कमजोर करने कैसे है, तो पहली बार जब अटैक करेंगे तो उनकी काफी सेना क्या हो जाएगा, काफी सेना को मार दिया जाएगा, ठीक है। उनको आपके हथियारों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, कुल मिला के कमजोर कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद बोलेंगे दोस्तों, जब ये युद्ध हो रहा होगा उसके बाद तुरंत बोलेंगे कि हमसे ट्रीटी कर लो, तो एक ट्रीटी करेंगे, उनको बुलाएंगे, ठीक है। तो जब ट्रीटी करेंगे तो उसमें बोलेंगे सॉरी, ठीक है, यानी कि हमसे गलती होगी, हमें ये नहीं करना था, ठीक है। तो ट्रीटी में क्या करेंगे, जैसे सहायक संधि, जब सहायक संधि साइन करेंगे, जैसे सहायक संधि होगी, या फिर आपने सुना होगा, ये तो वेलेस्ली ने मतलब लागू किया था सबसे ज्यादा, ठीक है। और आप देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था, और इसी नीति के माध्यम से सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ है भारत में, कौन सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द्वारा। लेकिन वेलेस्ली जो सहायक संधि है, जिसको आप बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस, मेरे प्यारे दोस्त, अब जब संधि साइन कर लोगे तो उसमें कुछ ऐसी शर्तें रखते थे ये लोग कि आपको हमारी ये वाली शर्तें माननी पड़ेंगी, आपको हमारा क्या बोलते हैं, ब्रिटिश रेजिडेंट अपने यहाँ पर रखना पड़ेगा, ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी, है ना। तो कुल मिला के वो जो शर्तें होंगी वो इस प्रकार से होंगी कि कहीं ना कहीं उनमें उस संधि में अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहेगा प्यारे दोस्त, ठीक है। और जो आप देखेंगे कि जो देसी राज्य होंगे, भारतीय राज्य, उनको कहीं ना कहीं घाटा होगा, ठीक है। चलो इस बार अब फिर से क्या करेंगे, तो ट्रीटी सॉरी बोल दिया, ठीक है। फिर से वो नेक्स्ट टाइम फिर से अटैक करेंगे, और इस बार वो ट्रीटी नहीं करेंगे, इस बार दोस्तों करेंगे फाइनल अटैक। ये जो होगा ये फाइनल अटैक होगा, और इस बार राज्य का विलय कर लेंगे। तो इनका जो मेथड क्या होगा, वॉर ट्रीटी वॉर, वॉर ट्रीटी वॉर। तो प्यारे दोस्त, मैंने आपको कैसे पढ़ना है इसके बारे में बताया, क्या यूरोपियन के आगमन का क्या मोटिव था, कैसे वो आए, ठीक है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताया है आज इस क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपियंस के आगमन में पुर्तगालियों का आगमन, और पुर्तगालियों के आगमन को एक ही क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद जो आपके डच आएंगे, देन उसके बाद जो ब्रिटिश आएंगे, तो एक एक करके हम इसको करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक एक करके बंगाल, ठीक है, आप देखेंगे मैसूर हो गया, यानी कि जो आपने सुना होगा मद्रास, ठीक है, मैसूर स्टेट, या फिर आप देखेंगे बॉम्बे, राजपूत, तो इनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या होगा, तरीका होगा। मुझे लग रहा है दोस्तों आपको मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्यारे दोस्त, तो आप मैसेज कर सकते हैं सबसे पहली बात तो, ठीक है। और चाहे तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं प्यारे दोस्तों, जाकि आप कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 964334
5008। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है प्यारे दोस्त। अगर कोई भी इतिहास में, ठीक है, या फिर आपका और भी सब्जेक्ट, मान लीजिए कि पॉलिटी में, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत होती है तो मुझे आप कर सकते हैं। पहले जस्ट एक मैसेज आप कर दीजिए कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अपना टाइम निकाल कर आपको मैं बता दूंगा। तो प्यारे दोस्त, मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से मैं ये समझा पाया हूँ भारत में यूरोपियन का आगमन क्या रहा, किस प्रकार से इतिहास रहा, ठीक है। तो इसके आगे की वीडियो को हम, आगे की जो भी क्लासेस है या फिर आगे का जो टॉपिक्स होगा, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो मेरे प्यारे दोस्त, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।